दूसरी तरफ उत्तर भारत में पुलिस व्यवस्था की नाकामयाबियों के किस्से, दंगों की खबरें, करप्शन और बाकी आपराधिक घटनाएं आम बात है। यही कारण है कि दक्षिणी राज्यों में महिलाएं खुद को सबसे ज्यादा सिक्योर महसूस करती हैं और यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा और विवाह संबंधी बातों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। भारत में जितने लोग दूसरे देशों में काम करते हैं उनमें से 46% लोग दक्षिणी राज्यों से आते हैं। भारत की जीडीपी में दक्षिण राज्यों का योगदान सबसे ज्यादा है कि अगर केंद्र सरकार को तमिलनाडु से 100 रुपए का टैक्स मिलता है तो उस राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ 29 रुपए ही मिलेंगे। दूसरी तरफ बिहार को 1900 रुपए के बदले 700 रुपए मिलते हैं। तमिलनाडु में सबसे पहले मिड डे मील की व्यवस्था शुरू की गई थी, जिससे यहाँ पर भारत के सबसे ज्यादा स्कूल एनरोलमेंट दर्ज किए गए थे। साल 1947 में पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा भी उत्तर भारत को ही भुगतना पड़ा, जहाँ से पंजाब का एक बड़ा भाग लाहौर और कराची जैसे क्षेत्र दूसरे देश में चले गए थे। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित करना शुरू किया तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल नीति के तहत इन दोनों क्षेत्रों में भाईचारे के साथ रहने वाले लोगों में आर्यन इन्वेजन थ्योरी और द्रविडियन थ्योरी को भरना शुरू कर दिया था। दक्षिण भारत में आजादी के समय से ही अलग अलग राज्यों में भारत से अलग होने की बातें सामने आती रही हैं। लेकिन आज भारत जिस स्थिति में अपने 75 सालों की मेहनत से पहुंच पाया है उसमें भारत के सभी राज्यों का योगदान है और आज भारत का कोई भी हिस्सा किसी भी क्षेत्र में मजबूत बन पाया है तो कारण यही है कि वो भारत की इस यात्रा में शामिल था। आज दक्षिण भारत देश का सबसे मजबूत हिस्सा बन गया है और उत्तर भारत अभी भी उस जगह पर नहीं पहुंच पाया है जहां इस क्षेत्र को होना चाहिए था। लेकिन ये दोनों क्षेत्र जहां तक पहुंच गए हैं उसका कारण ये है कि इन्होंने सभी परिस्थितियों में एक साथ रहना स्वीकार किया और आगे भी अगर भारत के इन दोनों क्षेत्रों को चलते रहना है तो यह एक साथ चलकर ही संभव हो सकता है। दक्षिण और उत्तर भारत की अपनी अपनी समस्याएं और शिकायतें हैं और अपनी अपनी खूबियां भी हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं दो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ आपके सामने रखने वाले हैं, जिससे आपको अपने देश को बहुत ही करीब से समझने का मौका मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप यह वीडियो पूरा देखिए और आखिर में आपके जो भी विचार हैं उन्हें हमारे साथ जरूर साझा करें। भारत में साउथ इंडिया की बाउंड्रीज लगभग सभी जगह एक जैसी ही मिलती है। भारत सरकार से लेकर सभी संस्थाओं द्वारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के साथ पुडुचेरी और लक्षद्वीप को भारत के दक्षिणी हिस्से में शामिल किया जाता है। मगर उत्तर भारत की डेफिनेशन को लेकर अलग अलग लोगों और संस्थाओं के अपने अलग अलग विचार हैं। कुछ जगहों पर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश को शामिल नहीं किया जाता है तो कुछ लोगों के मुताबिक यह सीमा बिहार को लेकर पूरी होती है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस आर्टिकल के लिए भारत के उत्तरी हिस्से को जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख तक मान करके चलते हैं, क्योंकि ये राज्य ज्यादातर मानकों के हिसाब से भारत के उत्तरी हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए सीमा तय करने के बाद अब भारत के इन दो बिल्कुल ही अलग हिस्सों को ऐतिहासिक तौर पर समझने का प्रयास करते हैं, जहां से हमें पता चलेगा कि एक ही देश में होकर यहाँ के लोग और यहाँ का कल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अलग कैसे है। कहानी को अगर शुरू से शुरू करें तो भारत आज से हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का केंद्र था। सड़क और नगर निर्माण से लेकर बर्तन और सिक्कों की कारीगरी तक यह सभ्यता अलग अलग मामलों में अपने समय की सबसे एडवांस मानव सभ्यता थी। आज इस क्षेत्र में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे अलग अलग राज्यों का क्षेत्र आता है। वहाँ पर इस सिविलाइजेशन से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है जो बताती है कि भारत का उत्तरी क्षेत्र बाहरी आक्रमणों से पहले बहुत ही सुदृढ़ और विकसित हिस्सा था। आज के भारत का उत्तरी भाग वैदिक कल्चर से लेकर महाजनपद युग का भी साक्षी रहा है और इसी क्षेत्र में ही मगध जैसे ताकतवर साम्राज्य का शासन भी रहा है और मौर्य काल ने भी इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था जो आज का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैल गया था। भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन समय की बात करें तो गुप्त साम्राज्य ने भी उत्तर भारत के निर्माण में और इस क्षेत्र को ताकतवर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन इसके विपरीत उत्तर भारतीय क्षेत्र को बहुत पहले से ही बाहरी आक्रमणों का सामना भी लगातार करना पड़ा, जिसका असर इस क्षेत्र के कल्चर पर बहुत ज्यादा समय तक कायम रहा। उत्तर भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण 533 ईस्वी में पर्शियन आक्रांताओं के द्वारा किया गया था, जिसके बाद लगातार सिलसिला चलता रहा। मोहम्मद गजनबी, गौरी, चंगेज खान और खिलजी के बाद मुगल साम्राज्य ने भी अपना केंद्र आज के उत्तर भारत को ही बनाया था। यह वो समय था जब उत्तर भारत में निर्माण कार्य, भाषा, पहनावे से लेकर खान पान और व्यापार तक हर क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। मुस्लिम धर्म के विस्तार के साथ ही इस क्षेत्र में मंदिरों की संख्या और विश्वविद्यालयों का लंबा जाल खत्म होने लगा था और उसकी जगह नई नई इमारतें तैयार होना शुरू हो गई थी। यही वजह है कि उत्तर भारत में आज हमें दक्षिण भारत से बहुत कम मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ बात करें दक्षिण भारतीय क्षेत्र की तो इस क्षेत्र में भी शुरू से अलग अलग डायनेस्टी का शासन रहा है, जैसे चेरा और चोल साम्राज्य
साम्राज्य के साथ साथ सातवाहन साम्राज्य, चालुक्य और राष्ट्रकूट शासकों ने भी इस क्षेत्र को ताकतवर और समृद्ध बनाया था। मगर उत्तरी भारत से बिल्कुल अलग और अच्छी बात इस क्षेत्र के लिए यह रही कि इस क्षेत्र में बाहरी आक्रमण सबसे पहले 14वीं शताब्दी के आसपास देखने को मिलता है और उसके बाद पुर्तगीज ने भी इस क्षेत्र के बड़े भाग पर अपना शासन स्थापित किया था। लेकिन इस बीच दक्षिण क्षेत्र को अपने अनुसार रहने और विकसित होने के लिए उत्तरी क्षेत्र से ज्यादा समय मिल गया था। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित करना शुरू किया तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल नीति के तहत इन दोनों क्षेत्रों में भाईचारे के साथ रहने वाले लोगों में आर्यन इन्वेजन थ्योरी और द्रविडियन थ्योरी को भरना शुरू कर दिया था, जिसके मुताबिक उत्तर भारत के लोग आर्यन लोगों के वंशज हैं और दक्षिण भारत में लोगों में जो अंतर दिखाई देता है उनकी द्रविडियन थ्योरी का परिणाम है। इस नई धारणा के जरिए एक भारत दो अलग अलग क्षेत्रों और मान्यताओं में बट गया और दोनों क्षेत्रों के लोगों में एक दूसरे को लेकर जो हीन भावना हमें देखने को मिलती है और जो भेदभाव देखने को मिलता है उसका कारण यह नई धारणा है जो अंग्रेजी शिक्षा नीति के तहत भारत में पढ़ाई गई थी। साल 1947 में पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा भी उत्तर भारत को ही भुगतना पड़ा, जहाँ से पंजाब का एक बड़ा भाग लाहौर और कराची जैसे क्षेत्र दूसरे देश में चले गए थे और कश्मीर की कहानी तो आप जानते ही हैं। दूसरी तरफ आजादी के बाद दक्षिण भारत में अचानक अलग अलग राज्यों में खुद को एक अलग देश बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया था, क्योंकि ये क्षेत्र खुद को कांग्रेस के अधीन असुरक्षित महसूस करने लगा था। द्रविड़ नाडु के नाम से एक अलग देश बनाने की मांग ने आजादी के बाद जोर पकड़ लिया था, जो साल 1956 में तब जाकर शांत हुई जब कांग्रेस सरकार ने भाषा के आधार पर भारत को अलग अलग राज्यों में बांटना स्वीकार कर लिया था। भारत के इन दो बड़े क्षेत्रों को इतिहास के चश्मे से देखने पर अगर आपको यह लग रहा है कि आज अलग अलग क्षेत्रों में विकास की जिस गति पर दोनों क्षेत्र भाग रहे हैं उसका कारण कुछ ऐतिहासिक घटनाएं और फैसले ही हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि दोनों क्षेत्रों की स्थिति के निर्माण में इतिहास की भूमिका रही है, मगर इन क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति के पीछे कुछ और कारण भी रहे हैं। तो चलिए उन कारणों को भी जान लेते हैं। भारत का दक्षिणी क्षेत्र अपने समुद्री घेराव की वजह से हमेशा ही बाहरी देशों के साथ व्यापार में भारत के बाकी क्षेत्रों से आगे रहा है। केरल एक समय में मसालों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, जिससे यहाँ से मिर्च मसाले बाहर अलग अलग देशों तक पहुँचते थे और वहाँ से सोना चांदी जैसी चीजें दक्षिण भारत में आती थी। दक्षिण भारत में जिस तरह धार्मिक भावनाओं का विस्तार हुआ वो भी उत्तर भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा शांत और आसानी से हो गया था और दक्षिण भारत की स्थिति भारी आक्रमणों से इस क्षेत्र को बचाए रखने में महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि समुद्री मार्ग से आक्रमण करना उस समय बहुत मुश्किल हुआ करता था। दूसरी तरफ भारत का उत्तरी क्षेत्र एशिया, अफ्रीका और यूरोप के एक बड़े क्षेत्र से जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है और स्थिति भी भारत में व्यापारिक दृष्टि से हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण रही है। यही वजह है कि 12 में से 7 सिल्क रूट हमें उत्तर भारतीय क्षेत्र में नजर आते हैं, मगर यह जियोग्राफिकल सिचुएशन उत्तर भारत की तरफ से भारत में पहुंचने के लिए बाहरी आक्रांताओं के लिए एक आसान रास्ता था, जिसके जरिए समय समय पर बहुत से लोग भारत में आए और उन्होंने अपना केंद्र इसी क्षेत्र को बनाया। और एक बार जब किसी बाहरी व्यक्ति का अधिकार इस क्षेत्र पर हो गया तो इस रास्ते से होने वाले व्यापार पर भी उन लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, जिससे उत्तर भारत कभी भी व्यापारिक दृष्टि से दक्षिण भारत की तरह समृद्ध नहीं बन पाया था। दोनों क्षेत्रों की स्थिति यहाँ रहने वाले लोगों के रंग, शारीरिक रूप और बाकी चीजों पर भी असर डालती है। तो ये कहा जा सकता है कि जियोग्राफिकल सिचुएशन ने भी भारत में इन दोनों क्षेत्रों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। भारत के दक्षिणी राज्यों में देश का 19.31% क्षेत्र शामिल होता है, जिसमें देश के लगभग 20% जनसंख्या रहती है। दूसरी तरफ उत्तरी राज्यों में राजस्थान ने पूरे भारत का लगभग 10% क्षेत्र ढका हुआ है और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी उत्तरी क्षेत्र में ही आता है, यानी कि अंतर बहुत बड़ा है। राजनीतिक इतिहास की तरफ चलें तो कांग्रेस के सबसे पहले सेशन में साल 1885 में हिस्सा लेने वाले 72 डेलीगेट्स में से 22 डेलीगेट्स दक्षिणी भारत से संबंधित थे। तो ही भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी इसी क्षेत्र से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे। इससे थोड़ा आगे चले तो भारत के दक्षिणी राज्य देश के 6 अलग अलग प्रेसिडेंट का भी घर है। एपीजे अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी के साथ साथ पीवी नरसिम्हा राव और देवगौड़ा भी दक्षिणी राज्यों से आने वाले लोग थे। यानी कि भारत के दक्षिणी राज्यों का असर भारतीय राजनीतिक इतिहास पर बहुत ज्यादा गहरा रहा है। सी राजगोपालचारी ने ही सबसे पहले आजाद भारत में कांग्रेस के सामने एक मजबूत विपक्ष रखने की जरूरत को पहचाना था और उसे पूरा करने के लिए एक नई पार्टी का निर्माण भी किया था। कांग्रेस का विरोध करने के लिए जब देश में कोई नहीं था तब 80 साल के राजा जी ने विपक्ष पार्टी को शुरू किया था, जो भारत को एक लोकतंत्र बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा
ज्यादा जरूरी था। दूसरी बात जो दक्षिणी राज्यों को भारतीय राजनीति के मामले में सबसे अलग रखती है वो ये है कि इन राज्यों में किसी एक पार्टी का शासन बहुत ज्यादा समय तक लगातार कायम नहीं रह पाया है। यानी कि कांग्रेस, बीजेपी के अलावा डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टियों में इन राज्यों के लिए लगातार संघर्ष देखने को मिला है, जिसका फायदा इन राज्यों को अलग अलग क्षेत्रों में लगातार हुआ है। दक्षिणी राज्यों में लिटरेसी रेट भारत में सबसे ज्यादा है, जो यह सुनिश्चित करती है कि यहाँ के चुनाव अभियानों में वाजिब मुद्दे और सवाल ही जनता द्वारा उठाए जाते हैं, और इसका ही नतीजा है कि बेंगलोर जैसे शहर आज भारत में सबसे बड़े आईटी हब है। दूसरी तरफ उत्तरी राज्यों में आजादी के बाद एक लंबे समय तक कांग्रेस का शासन चलता रहा और मजबूत विपक्ष की कमी के चलते इस क्षेत्र में एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। साथ ही इस क्षेत्र की राजनीति हमेशा ही जाति आधारित रही और कश्मीरी मुद्दे भी भारत में उत्तरी राज्यों की राजनीति पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। धर्म, जाति, आतंकवाद और ऐसे ही अन्य मुद्दों पर टिके रहने का ही परिणाम है कि आज बिहार और राजस्थान में भी शिक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। दक्षिण भारत में आईटी क्रांति की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। केरल की साक्षरता देश में सबसे ज्यादा है और इन राज्यों की सुविधाएं और अच्छी स्थिति में ही है, जो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को अपनी तरफ खींचती हैं। यही कारण है कि हम ये देखते हैं कि आज सत्य नडेला और सुंदर पिचाई जैसे टैलेंटेड लोग भी इसी जगह से संबंधित हैं। तमिलनाडु में सबसे पहले मिड डे मील की व्यवस्था शुरू की गई थी, जिससे यहाँ पर भारत के सबसे ज्यादा स्कूल एनरोलमेंट दर्ज किए गए थे। साथ ही बच्चों को अच्छा पोषण भी हासिल हुआ। उन राज्यों में स्कूली ड्रॉप आउट्स की संख्या भी बाकी क्षेत्रों के मुकाबले सबसे कम है। टीकाकरण, खेती का विकास, व्यापारिक कार्यक्रम और महिलाओं के लिए चलाए जाने वाले अलग अलग अभियानों के कारण भारत में दक्षिणी राज्यों का विकास अलग अलग क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट को हैदराबाद में लाने के लिए चंद्रबाबू नायडू की साल 1997 में बिल गेट्स से हुई मुलाकात यह बताती है कि इस क्षेत्र के राजनेता अपने राज्यों में कितनी जल्दी और अच्छे से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना चाहते थे। केरल हाल ही में भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सिस्टम शुरू किया गया है, जिसकी मदद से हाई स्पीड इंटरनेट जैसे सेवा राज्य के गांवों तक भी आसानी से पहुंच पाएंगी। और इसमें 20 लाख से ज्यादा बीपीएल परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिया गया है। भारत के दक्षिणी राज्यों में राजनीतिक दलों का मकसद यह सामने आता है कि अपने राज्यों में अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन सिस्टम, बेसिक सेवाएं और अन्य जरूरी सेवाएं दे सके, जिसका परिणाम हमें 2019 की वर्ल्ड बैंक नीति आयोग की रिपोर्ट में देखने को मिलता है, जिसमें बताया गया है कि हेल्थ केयर परफॉर्मेंस के मामले में केरल देश में पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार सबसे नीचे हैं। उत्तर भारतीय राज्यों में आजादी के पहले 50 सालों तक कांग्रेस का कोई भी कंपटीटर नहीं था। गुजरात और बंगाल में भी लगातार अलग अलग पार्टियों के जरिए यही देखा है, मगर दक्षिणी राज्यों में एलडीएफ, यूडीएफ, डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टियों के बीच लगातार घमासान चलता रहा और सभी पार्टियों के लिए यह जरूरी बन गया था कि वो अपने राज्यों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाते रहे, और इसी का परिणाम हमें साल दर साल अलग अलग रिपोर्ट्स में नजर आता है। आंकड़ों की तरह अगर हम जनरली भी बात करें तो दक्षिण भारत में करप्शन, दंगे, आतंकी हमले और बाकी सभी तरह के आपराधिक मामले उत्तर भारतीय राज्यों से कम है। दक्षिण भारत में पुलिस व्यवस्था पर लोग उत्तर भारतीय लोगों से ज्यादा भरोसा करते हैं। गैर जरूरी और कम जरूरी बातों पर आपने शायद कभी भी दंगे, अनशन और हड़तालों की खबरें दक्षिण भारत से नहीं सुनी होगी। दूसरी तरफ उत्तर भारत में पुलिस व्यवस्था की नाकामयाबियों के किस्से, दंगों की खबरें, करप्शन और बाकी आपराधिक घटनाएं आम बात है। यही कारण है कि दक्षिणी राज्यों में महिलाएं खुद को सबसे ज्यादा सिक्योर महसूस करती हैं और यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा और विवाह संबंधी बातों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में लगभग 98% कानूनी मामले अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं और केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह आंकड़ा 60% से भी कम है। इन सब बातों का कारण यह भी हो सकता है कि उत्तर भारत में आम लोगों की और राजनेताओं की प्रायोरिटी अलग है, जिन्हें बदलना बहुत जरूरी है। भारत में जितने लोग दूसरे देशों में काम करते हैं उनमें से 46% लोग दक्षिणी राज्यों से आते हैं। भारत के जीडीपी में दक्षिण राज्यों का योगदान सबसे ज्यादा है। साथ ही यहाँ का जनसंख्या नियंत्रण, विकास का स्तर और व्यापार में योगदान भी सबसे अच्छा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नियम और कुछ ऐसी बातें हैं जो एक अलग कहानी सामने रखती हैं। भारत में अलग अलग राज्यों से जीडीपी में जितना भी योगदान दिया जाता है या टैक्स हासिल होता है, उसके बदले में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को अलग अलग सुविधाएं और सेवाएं दी जाती हैं, जिनका मापदंड पहले साल 1971 की जनगणना थी, जिसे हाल ही में बदलकर 2011 की जनगणना कर दिया गया है। और इसे दक्षिणी राज्यों के विकास और वहाँ से हासिल टैक्स का ज्यादातर लाभ बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को मिल रहा है, क्योंकि इन राज्यों की जनसंख्या अधिक है। दक्षिण राज्य जिन्होंने केंद्र सरकार की बात मानकर साल 1971 के बाद
जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था, उन्हें अपने योगदान के बदले बहुत कम पैसे और बाकी सुविधाएं केंद्र सरकार मुहैया करवाती है। और ये अंतर कितना बड़ा है इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार को तमिलनाडु से 100 रुपए का टैक्स मिलता है तो उस राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ 29 रुपए ही मिलेंगे। तो दूसरी तरफ बिहार को उन्हीं 100 रुपए के बदले 700 रुपए मिलते हैं। दक्षिण भारत के राज्य और वहाँ की सरकार केंद्र से उसकी भाषा नीति की वजह से भी नाराज रहती है, जो हमेशा से ही हिंदी भाषा को सबसे प्रमुख भाषा बनाने पर जोर देती आई है। और किसी भी सरकार ने अभी तक तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा को संभालने का प्रयास नहीं किया है। दक्षिण राज्यों की यह शिकायत भी रहती है कि हिंदी जैसी भाषाएं जो उत्तर भारत में आम लोगों द्वारा बोली जाती हैं, उन्हें दक्षिण राज्यों के लोगों पर बेवजह थोपा जाता है और उनकी भाषा का सम्मान केंद्र सरकार नहीं करती है। मगर इन सभी गलत बिहेवियर के बावजूद भी आज दक्षिण राज्यों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। मगर इन सभी बातों पर विचार करना और इन्हें बदलना जरूरी है ताकि हमारे तमिल, तेलुगु बोलने वाले भाई बहन बिना किसी भेदभाव के अपना काम कर सके। हेल्थ केयर पर खर्च करने के मामले में दक्षिण भारत के सभी 5 राज्यों का नाम देश की टॉप 10 लिस्ट में आता है। तो दूसरी तरफ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी इस क्षेत्र में अच्छा खर्च करते हैं। आज हरियाणा देश में सबसे ज्यादा तेजी से विकसित होने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी अब लगातार सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। दक्षिणी राज्यों में एजुकेशन सिस्टम अच्छा होने की वजह से यहाँ पर चाइल्ड मैरिज का आंकड़ा और बच्चों के जल्दी मर जाने की गिनती भी बहुत कम है। तेलंगाना में एक आंकड़े के मुताबिक हर 10वें स्टूडेंट्स पर एक टीचर है। दूसरी तरफ यह आंकड़ा देश की राजधानी में 29 है। 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी राज्यों का जीडीपी आंकड़ा उत्तरी राज्यों से बहुत आगे है। दक्षिणी राज्यों के लोग मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 4 लाख रुपए कमाने वाले ब्रैकेट में आते हैं। तो उत्तर भारत में पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम 1 लाख तक है। एमपीआई के अनुसार बिहार और झारखंड की 52% जनसंख्या आज की तारीख में सबसे गरीब है। तो वहीं मध्य प्रदेश की 36% जनसंख्या इस खांचे में आती है। यानी कि सीधा सीधा मतलब यही है कि दक्षिणी राज्यों ने आजादी के बाद एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर परफॉर्मेंस, जीडीपी और बाकी अन्य जरूरी क्षेत्रों में बेहतर काम किया है। मगर केंद्र सरकार का कड़ा रुख, पानी की बढ़ती कमी और भाषाओं को लेकर चल रहा विवाद इस आगे बढ़ते सफर में रोड़ा डालने का काम कर सकती है, जो पूरे भारत की इकोनॉमिकल सिचुएशन के लिए बहुत ही बुरी स्थिति पैदा कर सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर कोई राज्य किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें सभी जगहों से सहायता मिलनी चाहिए, जिससे भारत एक देश के रूप में जुड़ा रहे। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के इतिहास ने इन दोनों इलाकों को अलग अलग करने में सबसे ज्यादा योगदान कल्चर के क्षेत्र में दिया है। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के खाने का स्वाद, यहाँ के मंदिर, इमारतें, कपड़े, त्योहार, डांस स्टाइल, म्यूजिक और भाषाएं ये बताती हैं कि ऐतिहासिक तौर पर ये दोनों क्षेत्र कितने अलग रहे हैं। उत्तरी भारत में उर्दू भाषा का विस्तार मुगल साम्राज्य के दौरान हुआ था। यहाँ की ड्रेसेस भी बहुत हद तक मुगल काल से प्रभावित है और ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार और लाल किले तक ऐतिहासिक इमारतों पर मुगलों की क्या भूमिका रही है ये हम सभी जानते ही हैं। उत्तरी राज्यों में ऐतिहासिक मंदिरों की कम संख्या का कारण भी गजनबी और औरंगजेब जैसे लोग थे। तो दूसरी तरफ दक्षिणी राज्यों में एक से बढ़कर एक मंदिर मिलते हैं जो यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सामने रखते हैं और ये बताते हैं कि इस क्षेत्र के राजाओं में अपनी संस्कृति को लेकर कितना लगाव था। आखिर में बात आती है सिनेमा की, जिन दोनों क्षेत्रों में अपने सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा है। अलग अलग समय में दोनों क्षेत्रों की सिनेमा ने संघर्ष किया, मगर आज दोनों एक दूसरे के साथ चल रही हैं और दोनों क्षेत्रों ने भारतीय सिनेमा को सबसे समृद्ध बनाने का काम किया है, जिसकी वजह से आज भारतीय सिनेमा दुनिया भर में मशहूर है। सिनेमा से लेकर संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ लगभग 30,000 सालों के इतिहास में नॉर्थ और साउथ इंडिया ने एक बेहतरीन सफर तय कर लिया है। अब इन दोनों क्षेत्रों को अपने बच्चे की तरह समृद्ध बनाने वाले राष्ट्र पुरुष भारत को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि दोनों क्षेत्र एक साथ चलते रहें, क्योंकि देश सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद देश के 2 सबसे खूबसूरत क्षेत्रों को एक साथ आपके सामने रखना था। उम्मीद है आपने दक्षिणी राज्यों और उत्तरी राज्यों में रहने वाले भाई बहनों को लेकर राजनीति से प्रेरित होकर किसी तरह का विरोध नहीं रखते हैं। हमें एक देश के तौर पर अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जो हम अपने भाइयों के जरिए ही सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।